वास्तविक नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। साल 2018 की ये बात है। दिल्ली में एक जगह लगती है बवाना और अक्टूबर का महीना था। दरअसल इसी बवाना इलाके में सुबह सुबह कुछ लोग, खासकर जिनको दुकानों पे जाना था, ऐसे लोग जिनको सुबह जॉब पे जाना था, ये तमाम लोग यहीं सड़कों पर निकले हुए थे। इस लोग चलते हुए आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि अचानक से इनकी नज़र सड़क पे पड़ी एक महिला पे जाती है। अब जैसे ही सुबह सुबह इन लोगों ने एक महिला को देखा, महिला सड़क पे गिरी हुई, स्कूटी भी गिरी हुई थी, तो फ़ौरन इन लोगों को लगा कि शायद इस महिला का एक्सीडेंट हुआ है। पास जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि महिला के शरीर से खून निकल रहा। अब खून निकल रहा, साथ ही स्कूटी गिरी हुई। फ़ौरन इन लोगों को लगा कि मामला एक्सीडेंट का है। इस महिला को फ़ौरन ये लोग उठाते हैं। उठाने के बाद आनंद फानन में लेके हॉस्पिटल जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद महिला भी बच सकती है। अगर टाइम पे इलाज मिल जाए तो हो सकता है कि महिला की सांसें थम जाएं, यानी जो टूटने वाली है वो टूटना ना हो और महिला की ज़िंदगी बच जाए। बस इसी उम्मीद के साथ ये तमाम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर तक उस महिला को पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने इस महिला को चेक किया, यहीं से पूरी कहानी बदल गई। दरअसल जैसे ही डॉक्टर इस महिला को देखते हैं, फ़ौरन बताते हैं कि ये महिला अब मर चुकी है, यानी इस महिला को बचाने की कोई उम्मीद नहीं। और दूसरी और सबसे अजीब बात इन लोगों ने जो सुनी, दरअसल इन लोगों का मानना था कि महिला का एक्सीडेंट हुआ है। यही सब सोच के लोग आए भी थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उस महिला को चेक किया, फ़ौरन डॉक्टर ने बताया कि इस महिला का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि किसी ने इस महिला को गोली मारी हुई है। अब ये चीज़ जैसे ही आसपास के लोग सुनते हैं, फ़ौरन उनके पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई कि वो तो आए थे नेकी करने कि महिला का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये मामला तो अब कत्ल का लग रहा। फ़ौरन पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस भी सुबह सुबह भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची। पहुंचने के बाद पुलिस भी डॉक्टर से पूछती क्या हुआ। डॉक्टर पूरा मामला समझाते हैं। अब पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न कि सुबह सुबह उनके इलाके में दिन दहाड़े एक महिला का कत्ल हो गया। फ़ौरन पुलिस वाले उन लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं कि सबसे पहले किसने देखा था, क्या किसी ने गोली चलने की आवाज़ सुनी या फिर किसी ने कुछ और सुना। अब ये तमाम सवाल पुलिस वाले पूछते हैं जिन लोगों ने भी उस महिला को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी। वो लोग सीधा सीधा बताते हैं कि साहब हमें तो लगा कि एक्सीडेंट का मामला है, अगर गोली का मामला होता तो हम लाते भी नहीं, आप लोग को वहीं फ़ोन कर देते। बाकी गोली चलने की आवाज़ क्या थी, किसने गोली मारी, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता या फिर कोई आइडिया नहीं। अब पुलिस वाले उन लोगों के बयान को सुनते हैं। सुनने के बाद पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद ये लोग सही बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस वाले उन लोगों का नाम, उन लोगों का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तमाम चीज़ नोट करते हैं। नोट करने के बाद उन लोगों से कहते हैं कि ठीक है, आप लोग घर जाइए, कभी पूछताछ करनी होगी तो बुलाएंगे, आप लोग आ जाइएगा। वो लोग भी कहते हैं कि साहब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आ जाएंगे। इतना कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं। अब पुलिस वाले छानबीन शुरू करते हैं। छानबीन करने के दौरान सबसे पहले ये पता करना था कि ये महिला कौन है। लेकिन इत्तेफाक से जब महिला हॉस्पिटल आई थी और शायद जब इस महिला को गोली मारी गई थी, तो इसने अपने कंधे पे एक हैंडबैग टांगा हुआ था, लेडीज़ पर्स। गोली लगने से लेके, गिरने से लेके हॉस्पिटल आने तक वो हैंडबैग कंधे से लेके हाथों के बीच फंसा रहा। लिहाजा ये हैंडबैग हॉस्पिटल तक पहुंच चुका था। अब महिला के पास एक हैंडबैग। पुलिस वालों ने फ़ौरन हैंडबैग को खोलना शुरू किया और जैसे ही अंदर खोलते हैं तो अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट निकलते हैं। उसमें से एक महिला का आधार कार्ड था और एक कॉलेज का कुछ कार्ड था, आई कार्ड जैसा। अब ये दो कागज़ पर्याप्त थे इस महिला की जानकारी निकालने के लिए। साथ ही बैग के अंदर मोबाइल फ़ोन भी था। तो पुलिस वाले फ़ौरन आधार कार्ड को, बाकी डॉक्यूमेंट को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस महिला का नाम सुनीता है और ये पेशे से गवर्नमेंट टीचर है। पेशे से गवर्नमेंट टीचर है और कहीं दूर की नहीं, इसी दिल्ली की रहने वाली। फ़ौरन पुलिस वाले इस महिला के घर के बारे में पता करते हैं। फ़ौरन पति का नंबर भी निकालते हैं। नंबर मिल जाता है और जैसे ही नंबर मिलता है, पुलिस वाले महिला के पति को फ़ोन करते हैं और पूरा वाक़या बताते हैं कि आपकी बीवी को किसी ने गोली मार दी है और उसका कत्ल हो चुका है। अब जैसे ही पति ये चीज़ सुनता है, पति पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था, बिल्डर था। सुनने के बाद पति वहाँ से दहाड़े मार के रोता है, पूछता है कि कौन सा हॉस्पिटल है। इधर से पुलिस वाले बताते हैं कि हॉस्पिटल ये रहा, लोकेशन वगैरह भेजते हैं। जो पति था, जिसका नाम था मंजीत, वो भागा भागा हॉस्पिटल आता है। बीबी की ऐसी हालत देखने के बाद फूट फूट के रोने लगता है। रोने के बाद फ़ौरन पुलिस वालों से कहता है कि साहब किसने मारा है, फ़ौरन आप लोग खोजिए, जितने पैसे खर्च होंगे, चाहे जितनी
दौलत चली जाएगी, लेकिन इकलौती मेरी बीवी थी। इसके अलावा ज़िंदगी में मेरी खुशियों का ज़्यादा कोई साधन था नहीं। सारी खुशियाँ इसी से थी। इसीलिए आप लोग चाहे जैसे कातिल को खोजिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए और शायद इसी से मेरी बीवी को इंसाफ मिलेगा। पुलिस वाले ये तमाम बात पति की सुनते हैं। सुनने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो बॉडी थी पति को दे दी जाती है कि आप जाइए और अंतिम संस्कार कीजिए। पति बेचारा रोता भी लगता अपनी बीवी की लाश को लेके घर पे आता है। घर पे 2 बच्चे, उनका भी रो रो के बुरा हाल। जैसे तैसे करके बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। जांच पड़ताल में सबसे पहले पति से पूछते हैं, यानी मंजीत से, कि आप करते क्या हैं और आपकी क्या किसी से दुश्मनी थी, या फिर क्या आपको किसी पे डाउट है कि आपकी बीवी को कौन मार सकता है। अब ये तमाम सवाल जब पति मंजीत सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि साहब देखिए, मेरी बीवी तो टीचर है और मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को अपनी बीवी से कभी जोड़ के रखा नहीं। यानी ये मेरी बीवी है, इस बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है। हालांकि मेरी फील्ड में मेरी कई दुश्मन हैं, लेकिन वो ऐसे दुश्मन नहीं कि परिवार वालों से रंजिश निकालें। और मेरी बीवी तो इतने अच्छे स्वभाव की थी कि उसका तो किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी से कभी झगड़ा तक नहीं हुआ, तो फिर उसको कौन मारेगा। अब ये जवाब जब पति ने दिया तो फिर यहाँ से भी पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले फिर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जहाँ पे ये कत्ल हुआ था वो जगह भी सुनसान, तो वहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिला। अब पुलिस वालों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही। इधर जैसे ही ये मामला मीडिया में आया तो मीडिया में भी इस मामले ने तूल पकड़ लिया कि एक टीचर को दिन दहाड़े मार दिया गया, दिल्ली पुलिस सोती रही। यानी पुलिस वाले अब दोहरी मुसीबत में। एक तरफ उनका एक ज़मीर था कि इस केस को सुलझाना है, दूसरा मीडिया वाले तरह तरह की बातें करने लगे। इधर जो मरने वाली महिला का पति था मंजीत, वो भी लगातार मीडिया और पुलिस वालों के सामने कह रहा कि साहब इंसाफ दिलाइए, इंसाफ मिल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले जांच पड़ताल में और तेज़ी लाते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो कोई क्लू मिला, ना कोई सुराग मिला, ना ही अभी तक किसी के पास कोई मोटिव मिला जिससे लगे कि हाँ ये कत्ल करवा सकता है। पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, लेकिन ना तो कहीं से कोई सबूत मिला, ना ही कहीं से कोई सुराग मिला, और दिन धीरे धीरे गुजरता चला गया। इधर जब वक्त गुजरता चला गया और कोई सबूत या फिर कहीं किसी के ऊपर डाउट भी नहीं हुआ, पुलिस वालों ने भी सोचा कि ये कौन सा मामला है। आमतौर पे इतने वक्त में, और ख़ासकर जब गोली मार के हत्या हुई हो, तो गोली मारने के लिए तो कम से कम कोई प्री प्लान होना चाहिए, कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। एक बार जहन में ये भी आया कि हो सकता है मामला लूटपाट का हो, लेकिन जब पर्स वगैरह पुलिस वालों ने चेक किया था तो मोबाइल फ़ोन भी सुरक्षित मिला। गले में जो मंगलसूत्र था, कान में जो टप्स वगैरह था, ये तमाम चीज़ें जब एकदम सुरक्षित मिली तो ये भी नहीं लगा कि मामला लूटपाट का है। इधर पति और बाकी लोग यही कह रहे हैं कि महिला की किसी से दुश्मनी नहीं, किसी पे कोई डाउट जा नहीं रहा, तो आखिर कत्ल करेगा कौन। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, वक्त गुजरता रहा, और जब कहीं से भी कोई सबूत, कहीं से भी कोई गवाह नहीं मिला, तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, चलते हैं महिला के घर पे ही कुछ छानबीन करते हैं, क्या पता कोई ऐसा हिडन बात या फिर कोई हिडन सबूत मिल जाए। आमतौर पे कई ऐसे केसों में होता है कि कोई सिम मिल जाता है, कोई लेटर मिल जाता है, कोई दूसरा सेकंड फ़ोन मिल जाता है, और उस फ़ोन से भी कई बार मामले सुलझ जाते हैं। तो इसी उम्मीद में जब पुलिस वालों के हाथ कुछ आ नहीं रहा था, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलते हैं सुनीता के घर, पता करते हैं, अपने तरीके से चेक कर लेंगे रूम को, क्या पता कुछ मिल जाए। पुलिस वाले आते हैं, सुनीता को रूम में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद पूरे रूम को उन्होंने अच्छे से चेक किया, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उस रूम से भी उनको कुछ नहीं मिला। यानी एक आखिरी उम्मीद जो थी रूम में आने के बाद वो भी टूट गई। पुलिस वाले एकदम हताश, निराश, चुपचाप बैठे। उन्हें अब कुछ उम्मीद दिख नहीं रहा, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि करें कैसे सॉल्व। लेकिन इसी बीच जो सुनीता की छोटी सी मासूम बेटी थी, वो पुलिस वालों के पास आती है और कहती है कि अंकल, आपको अगर मेरी मम्मी के बारे में जानना हो तो जितना हम बताएंगे, जितना मेरे पापा बताएंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको एक डायरी बता सकती है। अब पुलिस वालों ने जब डायरी का नाम सुना तो एक तरह से उनकी आंखें चमक गई। पहली बार कोई ऐसा सबूत था, कोई ऐसी चीज़ थी जो इस महिला के बारे में अंदर तक जानकारी दे सकती थी। फ़ौरन पुलिस वाले उस बच्ची से पूछते हैं कि डायरी है कहाँ। बच्ची अपने कमरे में जाती है। जाने के बाद अपनी अलमारी से डायरी निकालती है और पुलिस वालों को देती है और कहती है कि अंकल, डायरी चेक करके मुझे वापस दे दीजिएगा, क्योंकि इस डायरी में मेरी मम्मी की आखिरी निशानियाँ हैं। फ़ौरन पुलिस वाले डायरी खोलते हैं
और जैसे जैसे डायरी के पन्नों को पलटते हैं, न कोई सबूत था, न कोई गवाह था, लेकिन डायरी पढ़ने के बाद सारे सबूत भी पुलिस वालों की आंखों के सामने हो गए। सारे गवाही ये डायरी खुद दे रही थी, और जो कातिल का चेहरा था और जिसके ऊपर डाउट जा रहा था, उसका स्केच भी बिना बनाए ही पुलिस वालों की आंखों में बन गया। दरअसल उस डायरी में लिखा था कि ये लड़की मुझे जीने नहीं देगी, ये लड़की मुझे मार डालेगी, और ये लड़की मेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगी, मेरा पति मुझसे छीन लेगी। साथ ही एक लाइन और लिखी थी कि मेरा पति भी उस लड़की के चंगुल में फंस चुका है। अब शायद सुनीता को डायरी लिखने का शौक था, तो सुनीता ने ये तमाम चीज़ें उसकी ज़िंदगी में जो चल रही थी वो लिख दी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ये तमाम चीज़ पढ़ते हैं तो फ़ौरन ने समझ में आ जाता है कि इसके पति यानी मंजीत का किसी से कोई अफेयर है, और शायद अब तक मंजीत ने इस बारे में कोई खुलासा किया नहीं। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों की जो शक की सुई थी महिला के पति मंजीत के इर्द गिर्द घूम गई। लेकिन अब कोई बात तो ऐसी थी नहीं, डायरी के आधार पर गिरफ्तार किया नहीं जा सकता। लिहाजा पुलिस वालों ने अब सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। सबसे पहले मंजीत के बारे में पता किया, मंजीत की कॉल डिटेल निकाली, मंजीत की लोकेशन निकाली, और तमाम तरह के सबूत जब इकट्ठा किए तो इस बात की पुष्टि हो गई कि हाँ, मंजीत एक लड़की के साथ अफेयर में है, और ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, मुंबई की एक मशहूर मॉडल है, और जिसका नाम था एंजिल गुप्ता। अब जैसे ही एंजिल गुप्ता का नाम आया, पुलिस वालों ने एंजिल गुप्ता की कुंडली खंगाली और कुछ सबूत मिले, और उस सबूत और शक के आधार पे कुछ दिन बाद एंजिल गुप्ता और मंजीत को जब गिरफ्तार किया गया, तो पूरी गिरफ्तारी होने के बाद इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में इन्होंने इधर उधर की कहानी बताई, लेकिन अंत में ये लोग टूटते भी हैं, और टूटने के बाद अपना एक वाले जुर्म करते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 2018 से भी 6 साल पहले, साल 2012 में। दरअसल साल 2012 में चाहे सुनीता हो, चाहे मंजीत, चाहे उनके बच्चे, ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। मंजीत का भी काम बिल्कुल सही चल रहा था, सुनीता की भी नौकरी बढ़िया चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब थी, पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं। इसी वजह से ये लोग आराम की ज़िंदगी जीते, ऐश के सारे काम करते हैं। और ऐसे ही साल 2012 में एक बार जो मंजीत एक पब में जाता है, जाने के बाद देखता है कि एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। ये चीज़ मंजीत देखता है, देखने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता, फ़ौरन लोगों को हटाता है, लड़की को प्रोटेक्ट करता है। लड़की भी थोड़ा सा इम्प्रेस होती है, इम्प्रेस होने के बाद दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। तो मंजीत ने अपना नाम मंजीत बताया, उस लड़की ने अपना नाम एंजिल बताया। उसके बाद फिर एक दूसरे के बारे में इन लोगों ने पूछताछ करनी शुरू की कि आप क्या करते हैं, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या नौकरी है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो मंजीत ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, साथ ही कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम है, मैं बिल्डर हूँ। इधर लड़की ने बताया कि मेरा नाम एंजिल है, मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं एज ए स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के रूप में इधर उधर भटक रही हूँ। हालांकि बीच में कुछ काम मिले थे लेकिन उन काम से ज़्यादा नाम, ज़्यादा मकबूलियत, ज़्यादा शोहरत मिली नहीं। अब एक दूसरे के साथ ये लोग बैठते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद दोनों के बीच नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हो गए। उसके बाद बातचीत शुरू हो गई। इधर बातचीत के दौरान जो एंजिल थी वो मुंबई चली गई, कई 8 फिल्म्स में उसका काम था। शक्ति कपूर के साथ भी 1-2 गानों में उसकी शूटिंग हुई। धीरे धीरे उसकी भी किस्मत बदल गई, पैसे ठीक ठाक आने लगे। इधर जब पैसे आने लगे इन दोनों के पास, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ और लगाव बढ़ा दिया। दोनों को लगा कि एक दूसरे के लिए लोग लकी चार्म है, यानी एक दूसरे के आने के बाद ही एक दूसरे की किस्मत बदल गई। अब ये तमाम चीज़ें चलती रही, साल धीरे धीरे गुजरता रहा, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती रही, और 2-4 साल गुजरने के बाद अब दोनों को लगने लगा कि अब एक दूसरे से शादी कर लेते। अब एंजल को शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी मॉडलिंग भी सही चल रही थी, उसका करियर भी सही चल रहा था, ठीक ठाक नाम था, उसकी माँ भी गवर्नमेंट टीचर थी। लेकिन इधर जो मंजीत था उसकी उम्र भी हो चली थी, इधर वो शादीशुदा था। तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल कैसे हो शादी करना, घर में पहले से एक बीवी है। बहरहाल इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता जारी रखा, साल गुजरते चले गए। लेकिन लगातार जब मंजीत फ़ोन पे बात करता, लगातार रात रात भर गायब रहता, तो कहीं ना कहीं अब सुनीता को डाउट होने लगा। डाउट हुआ तो सुनीता ने चेक किया, और जब चेक किया तो उसे पुख्ता यकीन हो गया कि इसका पति किसी के साथ अफेयर में है। लिहाजा उसने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक विरोध करती है, उसके बाद लगातार जब वो जिद पे अड़ जाती है, तो फिर अब इन लोगों को लगने लगा कि शायद अब इसके होते हुए जो मामला है वो सही नहीं हो पाएगा। लिहाजा इन लोगों ने सुनीता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। तो रास्ते से हटाएं कैसे?
उसके लिए भी इन्होंने एक तीसरे शख्स, जिसको एंजल गुप्ता अपना मुंहबोला बाप समझती थी, जिसका नाम था राजीव गुप्ता, उसको शामिल किया। तीनों ने फिर प्लान बनाया। प्लान के तहत ये लोग मेरठ गए। वहाँ सुपारी किलर से इन लोगों ने मुलाकात की। 18 लाख रुपए से ये डील शुरू हुई और घटते घटाते 10 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपीज़ पे पूरी डील डन हुई। उसमें से 2.5 लाख रुपए पहले देने थे और बाकी के जो पैसे थे वो कत्ल होने के बाद सुपारी किलर को पैसे दे दी गई। सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई और फिक्स टाइम पे 29 अक्टूबर साल 2018 को जब सुनीता अपने स्कूल के लिए निकलती है तो रास्ते में ये सुपारी किलर उसी बवाना इलाके में सुनसान जगह देख के उसका गोली मार के कत्ल करते हैं। कत्ल करके वहाँ से सीधा मेरठ भाग जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं रखती। अब ये तमाम थ्योरी जब पुलिस वाले सुन रहे थे तो सुनने के बाद पुलिस वाले एक बार शक्ते में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो लड़का था यानी जो मंजीत था, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। इसका भविष्य, इसका कैरियर बहुत सेट था। लड़की भी अब अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। मॉडलिंग में भी इसका कैरियर सेट था। शक्ति कपूर के साथ एड फिल्म में काम करना, गानों की शूटिंग करवाना, दिल्ली में भी इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक गलती और एक जिद ने इन दोनों की कैरियर को ख़त्म कर दिया। और सबसे बुरा लगा उन बच्चों के बारे में सोच के जिनकी माँ का तो कत्ल हो गया और जो पिता है अब वो कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चला जाएगा। और दोनों बच्चों की परवरिश और लालन पालन अब कैसे होगी, ये सोचने की बात है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।